नमस्कार। देश की बात में हाजिर है पहले बात मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्कैम पर एनडीटीवी के खबर के असर की। राज्य में 1.25 लाख से ज्यादा नर्सिंग छात्रों ने आज राहत की सांस ली है। खबर आई है कि पिछले कई सालों से रुकी हुई परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर तैयार हो गया है। नर्सिंग कॉलेज का स्कैम ऐसा था कि कई नर्सिंग कॉलेज तो सिर्फ कागजों पर थे या एक कमरे तक सीमित थे। एनडीटीवी ने पाया था कि इसमें कागजी डॉक्टर और कागजी नर्सें थीं। कहीं एक कमरे की दुकान से कॉलेज चलाया जा रहा था, बिना किसी उपकरण या मूल ढांचे के नर्सिंग कॉलेज का नाम दे दिया गया था। बहरहाल एनडीटीवी ने इस फर्जीवाड़े पर कई शहरों से रिपोर्ट की और लगातार छात्रों के साथ खड़ा रहा। राज्य सरकार ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया और जांच बिठाई और 2 पूर्व रजिस्ट्रार को बर्खास्त भी किया गया है। अब छात्र संतुष्ट हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जल्द ही परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। 2019-20 और 2022-23 के बीच परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा था। जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी उनमें बीएससी, नर्सिंग, एमएससी, पीबीएससी और जीएनएम के छात्रों की रुकी हुई परीक्षा अब कराई जाएंगी। तो आइए पहले सुनते हैं कुछ छात्रों को उनका क्या कहना है। आप नर्सिंग की छात्रा रही हैं, तो आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस लिया? कितनी परेशानियाँ आपको महसूस होती हैं? नर्सिंग की छात्रा नहीं, मैंने बीएससी नर्सिंग की तैयारी करी थी। पिछली साल भी मैंने एग्ज़ाम दिया था इसके लिए। पिछली साल का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया और इस बार भी मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसके फॉर्म ही भरे नहीं हुए और वो पिछली साल इस बार फॉर्म आएँगे, उसके पता नहीं कब आएँगे, फरवरी मार्च तक आ जाते हैं। अब ये बताइए कि एक समस्या ये भी फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि उनके डॉक्यूमेंट रख लिए गए हैं और डॉक्यूमेंट तो स्टूडेंट का अधिकार है, तो फिर? जी, डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट का अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए और एनडीटीवी से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम को सिस्टम तक पहुंचाए ताकि हमारी समस्याओं का हल हो सके और हम अपने भविष्य का फ्यूचर तय कर सकें। कॉलेज को मान्यता मिली, आपने एडमिशन ले लिया, अब कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई, तो इस सिस्टम को कैसे देखती हैं? तो और एनडीटीवी ने आपकी कितनी मदद की? एनडीटीवी ने बहुत मदद की क्योंकि अगर एनडीटीवी नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मेरा मानना ये है कि अगर हमें मान्यता मिली है कॉलेज से, हम क्यों हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं कि हमारा प्रोसेस सही हो, हमारा प्रोसेस आगे फ्यूचर बढ़े। हमने नर्सिंग इसलिए लिया था कि हमारा फ्यूचर बढ़े, बट अभी यहाँ पे अगर कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको फ्यूचर, ना तो हम बात की कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसलिए लिया था कि कुछ बन पाए, हमारा कुछ कर पाएँ। अगर इसमें हमको दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो हमारा तो लॉस हो रहा है ना तो रिजल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो हमारा यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब मानना ये है कि बिल्कुल ही कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा हमको ये। हमारी जो बातें हैं वो आज आप उन तक पहुंचा रहे हो गवर्नमेंट तक, तो इससे हमारा पूरा सपोर्ट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी बात रख रहे हैं आपके आगे और आप उन तक पहुंचा रहे हो। उम्मीद करते हैं इसका अच्छा ही रिजल्ट आए। कॉलेज पिछले 3 साल से बंद है। जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं वो लेने जाते हैं तो मिलते नहीं है, ऐसा बोलते हैं पता नहीं कहीं रख दिए होंगे या वो हम बताएंगे आजकल करके रिटर्न कर देते हैं। तो अगर हमारे मैन डॉक्यूमेंट्स भी बाहर रखे तो उनसे कहीं अदर भी ट्राई नहीं कर सकते कि अभी यहाँ का तो कुछ दिख ही नहीं रहा फ्यूचर कि अपना क्या है क्या नहीं है। ऐसी दिक्कतें आ रही हैं नर्सिंग में आप लोगों को? एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा इतने दिनों से, स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। जो अगर महीने पे पर मंथ अगर जो कोई दे रहा है तो सही है पैसा, वरना एकदम से फोर्स करते हैं पैसे के लिए। फिर देना भी तो पड़ेगा ना अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो, और हमारा कैंसिल नहीं हो सकता तो कुछ और भी हम कर नहीं पा रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह तो सारा कुछ जमा है यहाँ पे, अगर हम जा भी रहे हैं तो किस बेस से जाएंगे? यहाँ पे सारा कुछ तो यहीं पे जमा है हमारा ओरिजिनल। फिर अगर हमें दूसरी जगह जाना तो फिर वो चीज़ चाहिए भी, तो मिल नहीं रही हैं वो चीज़ें। जैसे मैं जीएनएम कर रही हूँ, हम लोग सेकेंड ईयर में है, हमारा 3 साल का कोर्स है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो जैसे तैसे हो गया था, लेकिन अब ना तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है ना मतलब कुछ पता रहता है। पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि 3 साल का कोर्स है, 3 साल से ओवर हो गए हैं, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है कब कैसे क्लियर होगा। हम लोग यहाँ पे रेंट से रहते हैं, वो भी दिक्कतें हमको आ रही हैं। बहुत टाइप की दिक्कत आ रही हैं हम लोगों की। ना तो स्कॉलरशिप आती है, बहुत मतलब आती भी है तो बहुत लेट आती है, जब ज़रूरत है तब तो आ ही नहीं रही है। पेपर इतना लेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं। घर वाले भी परेशान हैं कि पेपर कब होंगे। नर्सिंग कोर्सेज में ऐसी दिक्कतें चल रही हैं हम लोग को, तो फिजिकल तो हम लोग को प्रॉब्लम हो ही रही है क्योंकि एक हम लोग का मेंटल सेटअप है, हम लोग को आना जाना पड़ रहा है। कॉलेज में भी हम लोग का ईयर बढ़ नहीं रहा है एंड मेंटली हम लोग को सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी हो रहा है कि मतलब हमारे जो बैचमेट थे हम लोग के स्कूल टाइम पे, वो उनका कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरे सेशन वो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड हम लोग अभी 12th ही पास हैं। हम लोग की आगे पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी हम लोग ने गोल सेट किया है, वो गोल्स में भी हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है।
और हमारी सहयोगी अमृतांशी ने बात की है नरेंद्र शिवाजी पटेल से, जो राज्य मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग है। प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्रों का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि अब नर्सिंग की परीक्षाएं जो कि बहुत लंबे समय से आयोजित नहीं हुई थी, उनको लेकर अब विभाग कैलेंडर जारी कर रहा है। मेरे साथ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद हैं। सर, बहुत लंबा इंतजार हो गया नर्सिंग के स्टूडेंट्स का। जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स परेशान भी थे। अब किस तरीके से आगे परीक्षाएं होंगी? दोबारा गैप तो नहीं होगा? क्या पूरा कैलेंडर है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। कल ही हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैरामेडिकल, नर्सिंग इत्यादि के जो भी कोर्सेज की परीक्षाएं लंबित थी, उनकी परीक्षाएं शीघ्र आयोजित की जाए। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएं, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और इसका कैलेंडर भी शीघ्र आ जाएगा। सर, लेकिन एक बहुत लंबा इंतजार हो गया, स्टूडेंट्स के जो समय बीता है उसकी भरपाई हो नहीं सकती। आगे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो क्या लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, बीच में चूँकि इसमें कोर्ट के भी मामले लंबित रहे, कोर्ट का स्टे भी रहा कुछ परीक्षाओं के लिए, उसके कारण थोड़ा लंबा समय लगा। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार आदरणीय मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में हमारा विभाग निश्चित रूप से इन समय अनुकूल और नियमित रूप से सुचारू रूप से ये चीज़ें चलते रहें, इसके लिए कटिबद्ध है। तत्कालीन रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया और कितने बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी की भूमिका को लेकर जांच होनी चाहिए। क्या आगामी समय में कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से शुचिता की राजनीति पूरे देश भर के अंदर स्थापित हो रही है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुचिता की राजनीति में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जो भी इस तरह के कामों में लिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स का इंतज़ार अब खत्म हो रहा है। लगातार जो स्टूडेंट्स परेशान थे एग्ज़ाम्स को लेकर, अब वो एग्ज़ाम को लेकर वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द नर्सिंग स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी आयोजित किए जाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, आप सबको साधुवाद, आपको और आपकी टीम को, जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा था आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करके सामने लाए। अब 1.25 लाख बच्चों ने राहत की सांस ली होगी कि अब कैलेंडर आ जाएगा, एग्जाम हो जाएंगे। वहां से आज आप लोग भी राहत ले रहे होंगे। निधि, मुझे नहीं समझ में आता, जैसे अभी हम राज्य मंत्री जी को सुन रहे थे और जितने आदर सूचक शब्दों में जितना उन्होंने समय बिताया है, क्योंकि जो वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, तो पिछले 20 सालों से राज्य में किसकी सरकार थी? जिस वक्त ये नर्सिंग घोटाला हो रहा था, जिस कॉलेज की तस्वीर हमने सबसे पहले दिखाई थी, वो कॉलेज किसी और का नहीं, खुद यहाँ के निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी DME का था। और वो कहीं और नहीं, भोपाल में एयरपोर्ट रोड में दाता कॉलोनी में चल रहा था। 3 कमरों से वो 4 बैच को पढ़ाकर निकाल चुके थे और अब वो CBI के रेडार पर आया है। तो जिन चीज़ों को हम ढूंढ सकते थे, इतनी संवेदनशील सरकार थी, तो वो पनपा ही कैसे? दरअसल 2021 में जब कोरोना का वक्त था और हमें पता लगा कि शहर में और प्रदेश में बहुत सारे फर्जी अस्पताल खुल गए हैं, और उस वक्त मैंने किसी और के नहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इलाके में ही गया और वहाँ से जब उन अस्पतालों की तस्वीर देखी, 3-3 हज़ार रुपये गरीब मरीजों से लेकर उन्हें इलाज के नाम पर भर्ती कर ले रहे थे। और तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने मेरे इलाके को ही क्यों चुना? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आपके इलाके को ही चुनूंगा। और जब वहाँ से जो कड़ियाँ मिली, जब एक डॉक्टर, एक रेसिडेंट डॉक्टर के नाम पर वो 10 अस्पतालों में कार्यरत दिखाकर अस्पताल की मान्यता ले ली, वहीं इसके सूत्र मिले थे। और वहीं से जब हमने उन कॉलेजों को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद इस पर कई एक्टिविस्ट सामने आए, ये मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट के बाद CBI की जांच हुई और CBI के जांच में भी CBI के अधिकारी भी इसमें रिश्वत लेने के दोषी पाए गए। तो बड़ा सवाल ये है, जिसके बाद हमने उन बच्चों की भी व्यथा सुनी। कोई बच्चा पेट्रोल पंप में काम करने लगा, कोई बच्चा ठेला चलाने लगा। आप समझ सकती हैं कि आज ये जो कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, उस बच्ची की बात आपने सुनी जो कह रही है कि उसके दोस्त ग्रेजुएट हो गए और वो अभी तक 12वीं पास ही है। क्या ये 4 साल उसके जीवन में वापस आएंगे? अगर ये मामला कोर्ट में था तो किसकी वजह से था? क्या उन बच्चों की वजह से था? क्या ये मामला सरकार की उदासीनता, सरकार के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से ही कोर्ट में गया है? उन बच्चों की वजह से कोर्ट में नहीं गया है। फिर ये बच्चे क्यों भुगत रहे हैं इस बात को?
ये सरकार को सोचना चाहिए। बार बार लिपापोती करते हुए इतने आदर सूचक शब्दों के साथ आगे पीछे करते हैं। इस प्रदेश में 20 साल से उसी पार्टी की सरकार चल रही है जिसके वक्त में ये घोटाला हो रहा है, इसके पहले व्यापम और अब इन नर्सिंग के 1.25 लाख बच्चों के साथ। तो इसमें से वो भागेंगे कहाँ और भाग कर कहाँ जाएंगे? ये ज़रूर है कि अब चलिए ठीक है, कोर्ट में मामला गया, उस पर जांच होगी, लेकिन इनको इजाज़त भी तो इसी सरकार के वक्त में मिली थी। पहले कोई और मुख्यमंत्री थे, आज जब जांच हो रही तो कोई और मुख्यमंत्री है, लेकिन शासन तो एक ही दल का है और इस बीच में सारे ये बच्चे भुगत रहे हैं 1.25 लाख से अब ज़्यादा। यही उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद यही कर सकते हैं कि छात्र का जो परीक्षा का कैलेंडर है वो जल्द से जल्द जारी हो, इम्तिहान हो और नतीजे भी आए जल्द, हाँ, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके। जो नुकसान हुआ है वो हम सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम भारतीयों की सेहत से जुड़ी हुई। लैंसेट की स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में आधी आबादी अनफिट है। देश में आधी वयस्क भारतीय आबादी कसरत से दूर है, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस को पूरा नहीं करती है। इनमें 57% महिलाएं हैं जो शारीरिक सुस्ती की शिकार हैं, तो 42% पुरुष हैं जो शारीरिक सुस्ती श्रेणी में कहे जाते हैं। ये भी कहा गया है कि 2 दशकों में ज़्यादा आराम पसंद हो गए हम भारतीय। 2000 में 22.3% वयस्क आराम पसंद थे, तो 2022 में 39.2% लोग कसरत से दूर हैं। ज़रूरी व्यायाम नहीं करने से बीमारियों का खतरा भी रहता है। 2030 तक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 60% आबादी के अनफिट होने का खतरा भी है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। लैंसेट की एक स्टडी अपने आप में है, लेकिन इस पर खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ है संग्राम सिंह, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, और डॉक्टर अनिल अरोड़ा गंगाराम अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। अब लैंसेट की रिपोर्ट जो आई है और कहती है अगर हमारे 50% भारतीय उससे ज़्यादा अनफिट हैं या सुस्त हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए निधि जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टडी आई है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, वाज वर्किंग एट गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हमारी अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कम्युनिटी में देखा गया है कि पिछले 40 साल में फैटी लिवर डिजीज का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जितना लिवर में फैट जमा होता है उतनी और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज, पैरालिसिस या स्ट्रोक। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल एक्टिविटी एंड डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द लिवर। तो जितनी फिजिकल इनएक्टिविटी होगी, जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे और कैलोरीज आपकी बढ़ती जा रही हैं, तो वो जो इम्बैलेंस है बिटवीन योर टोटल कैलोरिक इनटेक और एक्सपेंडिचर, तो उसमें पहले शरीर में पेट पर, जांघ पर और पूरे बॉडी के दूसरे हिस्सों पे जमा होता है फैट, और धीरे धीरे वो फैट स्पिल हो जाता है लिवर में। तो जिस तरीके का ये हमारा ट्रेंड है वर्किंग का, अगर आप देखिए 30-40 साल पहले मेजर पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, तो वी आर गेटिंग मोर एंड मोर वाइट कॉलर जॉब्स। आपका टेक इंडस्ट्री आ गई है, आपको डेस्क जॉब आ गया है, तो कोई बाहर काम करना नहीं चाहता। तो एक ये पहलू है कि आपका वर्क स्टाइल इस तरीके का हो गया कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिर आपको घर बैठे बैठे खाना मिलता है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐप के हिसाब से आप घर खाना मंगा देते हैं, तो एक तो आप खुद उठ के खाना खाने नहीं जाते, घर में डिलीवर करा रात लेते में भी हैं। लोग खाना मंगा लेते हैं, और रात में जो लेट नाइट खा जाता है नहीं खाना चाहिए। संग्राम सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। संग्राम, जो ये लैंसेट की जी ये रिपोर्ट आई है, भले ही हम इसमें पूरी तरह 100% इस पे यकीन ना भी करें। जी निधि जी, पहले तो आप इंट्रोडक्शन गलत दे रहे हैं। मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। 30-31 साल हो गए अपने देश के लिए खेलते हुए, रेसलिंग करते हुए, और मैं 2021 से फिट इंडिया आइकन हूँ, एम्बेसडर हूँ, और मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ हर चीज को। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कि क्या है कि हम नेचर के दोस्त नहीं हैं, बात लीवर की नहीं है, क्योंकि जो अगर आप नेचर के दोस्त बनेंगे तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। आजकल तो सारे उल्लू हैं मोस्टली। उल्लू क्या होता है, रात भर जागता है, दिन में सोता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो बाकी चीजें हमने चेंज कर दी है, और जो एक्चुअली जो पद्धति थी, जो देखो शरीर है ना हमारा साइंस से नहीं चलता, शरीर हमारा नेचर से चलता है। अब बहुत से हमारे जो युवा दोस्त क्या कहेंगे कि भैया मैंने पिज्जा खा लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, और मेरे 550 कैलोरी मैंने वो कर लिया, और ट्रेडमिल में जाएंगे, आई हैव बर्न मोर देन
600 कैलोरीज, 700 कैलोरीज। अब उनको क्या बताऊंगे भैया, वो मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी वहां पे वो कैलोरी लिख देता है, मगर ये बॉडी साइंस से नहीं चलती, बॉडी चलती है नेचर के हिसाब से। तो सारी बीमारी डॉक्टर साहब भी बहुत सीनियर हैं, वो बताएंगे कि देखिए जब तक हम अपना डेली रूटीन ठीक नहीं करेंगे, दिनचर्या ठीक नहीं करेंगे, हम टाइम से सोएंगे नहीं, टाइम से उठेंगे नहीं। देखिए हमारा लीवर है ना, खून बनाता है 11 से 2 बजे रात के बीच में। अगर आपको नींद आए या ना आए, तो 11 बजे अगर आप बिस्तर पे चले जाते हैं, 2 बजे तक आप रहते हैं, 11 बजे सो के आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 5 बजे भी उठ सकते हैं, 6 बजे भी उठ सकते हैं। 6 से अगर आप लेट उठते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो उसका फायदा नहीं है। फिर दूसरा मैम की दिक्कत क्या है कि मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। अब क्या कि खाना है, जैसे खाना है या बाकी चीजें हैं, सब में मिलावट आ गई है। थोड़ा सा चंद फायदा देने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या चीज करते हैं। कोई किसी, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी ईमानदारी से करें ना, बाकी मुझे आज भी याद है एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिट इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था, इससे मोर देन 30 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, इसका फायदा उठाया। मगर उसके बावजूद भी पता है क्या है कि देखिए काम तो हमें खुद करने पड़ेंगे। कुछ ज्यादा फिटनेस के लिए कोई ये नहीं कि कोई ज्यादा वो करने की जरूरत है। आप सही पैदल आप कहीं जाते हैं, किलोमीटर तक आप पैदल चले जाइए, साइकिल ले लीजिए, 3 मंजिल तक आप पैदल चढ़ जाइए। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। शहरों की हम बीमारी समझ सकते हैं, जिस तरह से डॉक्टर अनिल अरोड़ा में बता रहे थे कि आपने कहीं से ऐप से खाना मंगा लिया। क्या आपने पाया है, क्योंकि आप तो देश भर में घूमते होंगे, क्या हमारे ग्रामीण परिवेश में भी शहरों, ग्रामीण शहर, छोटे शहर में क्या बदला है? क्या वहां पे भी इस तरह की सुस्ती आई है, या इस रिपोर्ट को कितना यकीन माने? जी देखिए मैम, क्या है कि आजकल शहर नहीं, गांव भी कम नहीं है, क्योंकि गांव में जो यूथ है वो कहाँ इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो भी मोबाइल में है। या जब से ये सारी चीज, ये डेटा हो गया है, मोबाइल में है, लैपटॉप में है। हालांकि देखो कुछ चीज नेसेसरी है, मगर कुछ चीज ऐसा है कि अननेसेसरी है। तो क्या है कि गांव में भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मुझे आज याद है जब मैं रेसलिंग करता था गाँव में, तो हर घर में मुझे दूध पीना पड़ता था, हर घर में मुझे घी खाना पड़ता था, नहीं बुरा मानते थे। आजकल मैं देखता हूँ गांव में रेयर गाय भैंस रखते हैं, सब ऐसे बाहर से लेके आते हैं। बल्कि जो गांव का, नो डाउट, गांव का पानी हवा अब तो थोड़ा ठीक है, जो शहर से थोड़ा दूर है। मगर जो शहर के पास है, उन्होंने तो अपना लाइफस्टाइल शहर वालों से ज्यादा खराब कर लिया। शहर में तो इंसान टाइम मिलता है, जिम में चला जाता है, कहीं और चला जाता है। गांव में बल्कि इसके अपोजिट क्या है कि हमें और थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। देखिए हम भाग रहे हैं, मगर पहुंचना कहीं नहीं है मैम। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। तो ये नहीं कि भाई हम कहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ा खजाना पता है क्या है? सबसे बड़ा खजाना इस दुनिया का है तो आपकी हेल्थ है। अगर आपकी, मैं रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था मैम, हेल्थ है, उसका ध्यान रखना है। डॉक्टर अनिल साहब, संक्षेप में कुछ सेकंड में बताइए क्या करे एक आम भारतीय अपने को फिट रखने के लिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नेचर के हिसाब से चले, जैसे इन्होंने फरमाया कि अगर आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, फास्ट फूड का सेवन ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, द लीस्ट यू कैन डू इट कि अपना बॉडी का मेंटेन करें वेट। एक बीएमआई एक चीज होती है कि जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर्स में से, अगर उसमें से 100 माइनस कर दें, उतने किलो आपका वेट होना चाहिए। आई थिंक अगर डेली उठ के आप अपना वेट को मेंटेन करें, शुगर को कंट्रोल करें, बाहर से मीठी चीजों का सेवन कम करें, प्रोटीन ज्यादा खाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका फैट बॉडी में कम होगा, बॉडी में कम होगा तो लीवर में कम होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों से निदान पाया जा सकता है। बिल्कुल साहब, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि हमारा फिट इंडिया बनेगा और हम आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, देश की बात में तुरंत लौटते हैं। शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी मांगी है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अदालत में सीबीआई का झूठ उजागर हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि इस स्कैम के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं, जबकि सीबीआई यही दावा करती रही है। देखिए, आज जो कोर्ट के अंदर हुआ, मेरे ख्याल से आज देश के सामने सीबीआई का चेहरा बेनकाब हो गया।
देश के सामने आज सीबीआई रंगे हाथों पकड़ा गया कोर्ट के अंदर झूठा बयान देते हुए। आज क्या हुआ? आज पूरे दिन सुनवाई चल रही थी, उनके वकील ने कुछ तर्क रखी, हमारे वकील ने कुछ तर्क रखी, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सीबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का पूरा ठिकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है, उन्हें दोषी बना दिया है। और जब उन्होंने ये कहा तो अरविंद केजरीवाल जी खुद स्वयं खड़े हुए और कहा कि सीबीआई झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा बयान मुझे पढ़ने दीजिए और मैं दिखाता हूं कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। तो तब जज साहब ने भी इंटरवीन किया और खुद उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल जी का बयान पढ़ा तो उन्होंने भरी अदालत में सबके सामने जज साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल की मैं नहीं बात कर रहा हूं, जज साहब ने बाकायदा कहा कि सीबीआई ने जो कहा वो गलत कहा है। और अब आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है, क्या सुचारू ढंग से चलेगी 18वीं लोकसभा की कार्रवाई? स्कैन करें और भेजें अपना जवाब। नीट परीक्षा में सीबीआई की जांच शुरू होने के साथ ही एक एक कर पर्चे लीक की तमाम परतें खुलती जा रही हैं। एक तरफ जहां सीबीआई अब पर्चा लीक के तमाम पहलुओं को खोलने में लगी है, वहीं सवाल है क्या राजनीतिक संरक्षण में देश की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? इन सब को समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। डॉक्टरी की पढ़ाई वाली परीक्षा नीट की गंदगी के खिलाफ सड़क पर संघर्ष। और संसद में भी मचा शोर। स्टूडेंट्स अपना पूरा पोटेंशियल भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता था पहले कि अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा। मेरे पापा की कोई इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं है सर। मेरा पापा नॉर्मली एक रेहड़ी लगाते हैं चाउमीन के रोड पर। मेरे तो कम से कम 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं, ये भी मान लिया बहुत बड़ी बात है 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज लेना। अब हम लोग में शक्ति नहीं है कि इसको एक बार और अटेम्प्ट करवा सके, ये अंदर से पूरा टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं। क्यों नीट परीक्षा में पेपर लीक सिर्फ 24 लाख छात्रों के भविष्य से ही खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सेहत को दुरुस्त करने वाले सिस्टम से ही खिलवाड़ है। और ये खिलवाड़ इतना बड़ा है कि 5 राज्यों में पेपर लीक के मास्टरमाइंड और साजिश रचने वालों के तार जुड़े हुए हैं। ये सारे खुलासे धीरे धीरे तब होने लगे जब पटना से उठा पेपर लीक का मामला धीरे धीरे 5 राज्यों में फैल गया। इसकी शुरुआत पटना से हुई, जिसमें ताजा अपडेट ये है कि सीबीआई के हाथों में केस जाने के बाद उसके कई आला अधिकारी पटना में बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचे। वहां एडीजी आरती के साथ बैठक हुई। ये बैठक इस बात के लिए थी कि जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई अपने पास रख लेना चाहती है, लेकिन इस बारे में ना पटना की आर्थिक अपराध इकाई कुछ बोल रही है, ना दिल्ली से आए सीबीआई के अधिकारी। पिछले हफ्ते तक ये बात सबसे ज़्यादा उजागर हुई थी या जिसको लेकर सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से तूफान मचा हुआ था, वो यह था कि इस मामले में एक आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने जो गेस्ट हाउस बुक कराया था वो तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव से उनके संबंधों के कारण संभव हो पाया था और उसको लेकर जांच की मांग की गई थी और प्रीतम यादव को ईओयू ने सम्मन भी किया था। आप छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है कि उनका एग्जाम रिग किया गया, एक स्कैम के तहत, एक पैटर्न के तहत। आप उसके लिए कौन सी शब्दावली को कर रहे हैं? मैल प्रैक्टिसेस। कहीं यहां से तो शुरुआत नहीं है कि इन सब लोगों को रिलीफ दे दिया जाए
जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनको पहले क्लीन चिट हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी दे रहे थे। बिहार में पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव पर जहां एक आरोपी के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप लगा, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उसकी पत्नी ममता देवी को एनडीए से जोड़ा है, क्योंकि ममता देवी ने पिछला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी से हरनौत विधानसभा से लड़ा था। आरजेडी ने फोटो भी जारी किया, जिसके बाद एनडीए नेता सफाई दे रहे हैं। जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। जानने के लिए आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य उस छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं, तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा। दूसरी तरफ एनडीए के नेता सिकंदर यादवेंदु पर तेजस्वी यादव से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। सिकंदर वो शख्स है जिसे पटना पुलिस ने बेली रोड पर एक डॉक्टर कार को इंटरसेप्ट करके पकड़ा था। कार से 4 नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले थे। आरजेडी के ट्वीट के बाद अब जेडीयू और बीजेपी हमलावर है। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे, और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। फिलहाल एक बात तय है कि बिहार में शिक्षा माफिया हो या प्रश्न पत्र लीक कराने वाले सफेदपोश अपराधी, अब तक कोई भी दोषी करार नहीं हो पाया है। तो क्या इसकी वजह राजनीतिक पहुंच है? इसका उत्तर अब सीबीआई की जांच से निकलेगा। इस बीच सभी 13 गिरफ्तार अभियुक्तों ने पटना कोर्ट में अपने जमानत की अर्जी दी, और वहां संजीव मुखिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, क्योंकि वो अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अभी कोई राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में भेज दिया। आज न्यायालय में पिटिशनर ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन पीपी महोदय ने कहा कि ये शास्त्री नगर कांड संख्या जो दर्ज की गई थी, ये केस एयूई ने ले लिया। एयूई के बाद वो जो केस है सीबीआई ने दर्ज कर लिया। ये केस सीबीआई के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं है सीबीआई ने अभी पीपी साहब ने कोर्ट को दिया। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये सीबीआई हैंड ओवर कर लिए, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है सीबीआई के पास सुपुर्द करूँ, क्योंकि ये जो केस जो सुनवाई हो रही थी एडीजे 5 साहब की हो रही थी, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। स्पेशल सीबीआई की अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी ये मुकदमा को ले जाया जाए। बिहार की आर्थिक अपराध यूनिट नीट पेपर घोटाले की जांच कर रही है, और रोज नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बिहार और झारखंड से कई बड़े और सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। आर्थिक अपराध यूनिट के सूत्र बताते हैं कि सभी 13 गिरफ्तार लोगों को अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि वो आगे पूछताछ कर सके। और वहीं बिहार की आपराधिक आर्थिक अपराध यूनिट अब केवल मदद को मौजूद रहेगी, अगर सीबीआई को उनकी जरूरत पड़ती है तो। अब तक इस मामले में ये साफ लगता है कि पेपर रांची से पटना के बीच कहीं लीक हुआ। नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में भेजा गया और फिर वहां से पटना। इसी दौरान पेपर किसी एक जगह से लीक हुआ, ये तो एयरपोर्ट या रास्ते में या फिर जब वो हजारीबाग में बैंक के लॉकर में रखा गया। इन सभी जगहों से हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने पड़ताल की। वो रांची के उस स्कूल में गए जहां पे नीट परीक्षा हुई थी।
वहां खुद प्रिंसिपल ने माना कि पर्चा लीक हुआ था। जो OU की टीम आई थी उनका ये कहना था कि इस आंसर बुकलेट के यहाँ पे ये इस साइड में कहीं से टेम्परिंग था और उसको बढ़िया से ग्लू से किसी ने पेस्ट कर दिया था, जो कि कॉमन लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये किसी प्रोफेशनल ने किया था? हाँ, ये ऑब्वियसली किसी हाईली प्रोफेशनल ने किया होगा, क्योंकि जब हमने बताया ना इसे उखाड़ भी नहीं सकते, ये सेल्फ एडेसिव से होता है, इसे हटा भी नहीं सकते, इसे कैंची से कट करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस होती है। अब इस साइड किसी का ध्यान गया नहीं कि ये क्या हुआ और किस तरह से बारीकी से कट करके कुछ किया हुआ था और फिर अल्टीमेटली उसको एडेसिव से पेस्ट भी किया गया था, जो आम लोगों के बस का बात है। और 7वें लेयर में जाकर पर्टिकुलरली तो क्या वो इनको शक ये है कि जो टेम्परिंग है या जो भी वो बात कर रहे हैं वो कुरियर सर्विस के ट्रांजिट के दौरान हुआ? मोस्ट प्रोबेबली जब लोग डिस्कस कर रहे थे यही कह रहे थे कि इस तरह की कई सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी है और उस पर ट्रांसपोर्ट वाले रिस्पॉन्सिबल रहे हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ सब कुछ सबके सामने था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच 4 चरणों के बीच की है। सीबीआई एग्जाम के पेपर को बनाने, उसकी प्रिंटिंग, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने यानी ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर को बांटने यानी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया की जांच करेगी और इसके जरिए ही पता चलेगा कि पेपर लीक की घटना किस चरण में हुई है। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक जलील पठान को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इधर लातूर पेपर लीक केस में गंगाधर गुंडे पर शक गहरा गया है। इन पर आरोपी शिक्षकों और पेपर लीक एजेंट्स के बीच की कड़ी होने का शक है, लेकिन वो एजेंट कौन है ये अभी साफ नहीं है। पुलिस की जांच में गंगाधर के बिहार के कुछ लोगों से संपर्क में होने की जानकारी सामने आई। इस बीच फरार आरोपी गंगाधर की तलाश में लातूर पुलिस की टीम उत्तराखंड पहुंची है। साथ ही पता चला है कि आरोपी शिक्षकों के पास मिले एडमिट कार्ड में 9 एडमिट कार्ड पटना के हैं, जबकि बच्चे लातूर के हैं। ये भी जानकारी मिल रही कि जलील और संजय एक बच्चे से नीट में ज्यादा अंक दिलवाने के लिए 5 से 7 लाख लेते थे। जिला परिषद स्कूल के मुख्य अध्यापक जलील पठान और शिक्षक संजय जाधव नीट पेपर लीक मामले में 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं। आरोप है कि दोनों ने नीट में बैठने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश फॉर्म धाराशिव की ITI संस्था से जुड़े इरन्ना कोनगलवार को भेजे और इरन्ना ने दिल्ली में गंगाधर नाम के शख्स को। दोनों शिक्षकों के व्हाट्सएप चैट में पैसों के लेन देन का भी जिक्र है। जलील पठान का घर लातूर में शिवाजी नगर पुलिस थाने के पास है। एनडीटीवी की टीम जब उनके घर पहुंची तो वो बंद मिला। पड़ोसी भी उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, क्योंकि वो अभी 2 महीने पहले ही उस घर में किराए पर रहने आए थे। जलील पठान जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ के शिक्षक ने बताया कि वो बहुत कम बात करते थे और उनकी गिरफ्तारी की बात सुनकर हैरानी हुई। तो हैरानी हो गए, हमको आश्चर्य हुआ। लेकिन क्या भरोसा भी हो रहा है कि भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कर सकते हैं वो? कुछ हम बोल नहीं सकते उसके बारे में, कुछ मालूमात नहीं, बेसिकली कुछ मालूम नहीं। जब आया टीवी पे तो उसी वक्त हमको क्लिक हुआ कि भाई ये ऐसा कैसा। हाँ, ये जब यहाँ पे आते थे बैठते रहे होंगे तो बाहर से लोग मिलने आते थे इनसे यहाँ पर? कुछ पता नहीं, हम क्लास में रहते थे। लातूर ने पिछले 3 दशक में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों के मामले में मुंबई और पुणे को पीछे कर दिया है। इसका श्रेय लातूर पैटर्न को जाता है, लेकिन इन गिरफ्तारियों ने शिक्षक बिरादरी को आहत कर दिया है। आज लातूर महाराष्ट्र में शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, तो लातूर पैटर्न की वजह से लातूर पैटर्न की शुरुआत साल 1980 के करीब लातूर के इसी राजर्षि शाहू महाविद्यालय से हुई थी। शुरुआत में लातूर पैटर्न शाहू के नाम से जाना गया, क्योंकि राजर्षि शाहू विद्यालय के प्रिंसिपल ने सबसे पहले 10वीं के छात्रों की पढ़ाई के लिए एक खास रणनीति अपनाई थी। एकेडमिक जब चल रहा है, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस जब चल रही है, तब अलग टाइप के प्रोग्राम्स बच्चों के साथ हम देते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत बच्चों के पास से हम एकेडमिक ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम और एकेडमिक के बीच में
जो भी हमको टाइम मिलता है उस टाइम में हम बच्चों के पास से अलग अलग प्रोग्राम दे के उनको अलग अलग स्किल और टेक्निक्स अलॉन्ग विथ नॉलेज हम बच्चों के पास डेवलप करते हैं और बच्चे का जो रिजल्ट है उसी का एक परिणाम है। लातूर पैटर्न का ही परिणाम है कि इस कॉलेज के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आते हैं। इस बार की नीट परीक्षा में भी इस स्कूल के 14 विद्यार्थियों को 700 से ज़्यादा अंक मिले। 419 छात्रों ने 600 से ज़्यादा नंबर हासिल किए। छात्र पेपर लीक से दुखी तो हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने की सूरत में फिर से परीक्षा देने को तैयार है। नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, रद्द होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि रीनीट होनी चाहिए यानी रद्द होकर फिर से परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि ये न्याय कैसे देंगे बच्चों को। रीनीट होनी चाहिए। हमारे कॉलेज ने हमसे बहुत पढ़ाई करके लिए, तो हमें कोई डर नहीं है कि हमारा फिर से एग्ज़ाम हो गया तो फिर हमारा मार्क्स 400 या 300 आ जाएगा। हमारा उतना ही आएगा। हौसले बुलंद है कि उतने ही आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे? और उससे ज़्यादा आएंगे एक बार, फिर कम नहीं आएंगे। लेकिन आपका? हाँ, रीनीट होनी चाहिए। सबने मन तैयार कर रखा है कि रीनीट होना ही चाहिए, क्यों इस बार 500 के आसपास 700 के बार जाना है। एक मौके की तलाश है। जा सकते हैं सर, क्योंकि ग्रेसिंग मार्क के वजह 718 एंड 719 मार्क्स पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिए। और जिन सेंटर पे टाइम लेट दिया था पेपर, तो उन्होंने सीसीटीवी के बेसिस पर मार्क्स ग्रेसिंग मार्क बढ़ा के दिए। तो हम किसी की एबिलिटी तो नहीं चेक कर सकते ना कि सीसीटीवी के बेसिस पर वो बोल सकते कि मतलब 15 मिनट्स अगर उनके लेट गए हैं तो मतलब 15 मिनट में ही वो सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। ये सभी बच्चे की एबिलिटी नहीं हो सकती, तो मुझे ये गलत लगता है। कॉलेजों में लातूर पैटर्न सफल हुआ तो राज्य भर के विद्यार्थी यहाँ आने लगे। नतीजा, कोचिंग क्लासेस भी बढ़ने लगे। साल 2000 से तो लातूर कोटा फैक्ट्री में बदलना शुरू हो गया, यानी कि कोटा जिस तरह से देश में कोचिंग का सेंटर बन चुका है, वैसा ही लातूर भी अब महाराष्ट्र में कोचिंग का सेंटर बन चुका है। एक अनुमान के मुताबिक कोटा की तरह लातूर का भी कोचिंग कारोबार 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। मतलब किसी एक दो टीचर्स का नाम उसमें आने से ये कंप्लीट एजुकेशनल सिस्टम उस नेक्सस से जुड़ा हुआ है, ये अनुमान लगाना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। क्योंकि सो फार लातूर पैटर्न इज़ कंसर्न, ये कोई आज का एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। पिछले 30-35 सालों से ये सिस्टम बना हुआ है, कड़ी मेहनत के बाद बना हुआ है। अगर आप लातूर का जोग्राफिकली उसका मुआवजा रिव्यू लोगे तो यहाँ पे बड़ी कोई इंडस्ट्री है नहीं है बेसिकली अदर देन एजुकेशन, ना तो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो अपने मेहनत पे एजुकेशन लेके, शिक्षा लेके यहाँ के लोग बड़े हुए हैं। लातूर पैटर्न को देखते हुए यहाँ के विद्यार्थियों को पेपर लीक का सहारा लेने की जरूरत तो नहीं दिखती, लेकिन लातूर के ही एक शख्स और नीट में पहले पर्यवेक्षक रह चुके श्यामराव जोशी का दावा है कि लातूर में 2019, 20 और 21 में पेपर लीक हुआ था, जिसकी सबूतों के साथ लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर भारत सरकार तक भेजी गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। खुद उसमें शामिल हुए थे, आपने पेपर लीक किया यानी कि पेपर फुटवाया, तो फिर आप क्यों बाहर आ रहे हैं, शिकायत करने जा रहे हैं? सर मुझे पश्चाताप हो रहा है, यानी कि पैसा नहीं मिला आपको, हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए? नहीं, मैंने इनको ये भी नहीं किया था कि मुझे पैसे के लिए करना है, ये करना है। इन्होंने मुझे बोला था सुबह 8:30 बजे। इनका जो आदमी हमेशा पेपर फोड़ता है, पेपर फूटी करता है, वो आदमी उस दिन नहीं था, उसका कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने वो टाइम में मुझे बोला। मैं तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं ये करेंगे तो मैं आपको ड्यूटी से निकाल दूंगा। तो सर पेट के लिए कुछ ना कुछ आदमी कुछ कर रहे हैं ना। जाहिर है शिक्षा ने जिस तरह से कारोबार का रूप ले लिया है उसमें अच्छा रिजल्ट मायने रखता है, और कुछ लोगों के लिए तो फिर वो चाहे जैसे आए। नतीजा यह है कि बच्चों से लेकर पालक और शिक्षक तक सभी एक तरह के दबाव में रहते हैं। महाराष्ट्र के बाद इस मामले में गुजरात में भी अभी तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 आरोपियों को गोधरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य मास्टरमाइंड तुषार भट्ट है, जो जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा है। दूसरा नाम परशुराम रॉय का है, जो रॉय ओवरसीज वडोदरा का मुख्य सूत्रधार है, और तीसरा नाम आरिफ वोहरा का है, जो बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इनके अलावा पुरुषोत्तम शर्मा और विभोर आनंद की गिरफ्तारी हुई है। अब गेंद सीबीआई के हाथों में है कि कैसे वो जांच में सारी कड़ियों को जोड़ती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।